बच्चों, आज हम समाजशास्त्र का सेकंड पार्ट का पहला चैप्टर संरचनात्मक परिवर्तन ये पढ़ेंगे। संरचनात्मक परिवर्तन मतलब भारत में किस तरह से परिवर्तन आया। भारत देश को अगर हम देखें तो भारत विविधताओं वाला देश है। विविधता का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर विभिन्न जाति के, धर्म के, संप्रदाय के, विभिन्न भाषाओं के यहाँ पर लोग रहते हैं। तो इसलिए भारत को एक विविधताओं वाला देश कहा जाता है। अगर हम किसी भी देश की वर्तमान जानकारी लेना चाहते हैं, ऐसा ही नहीं कि भारत देश कोई भी देश हो, अमेरिका हो, कोई भी देश हो, अगर हम उसकी वर्तमान समय की जानकारी लेना चाहते हैं, उसके वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करना चाहते हैं, तो हमें उसकी पुरानी व्यवस्था के बारे में जानना आवश्यक होता है कि प्राचीन समय में वो कैसा था, मध्यकाल में वो कैसा हुआ और आधुनिक समय में वो कैसा है। अगर हम भारत को देखें तो भारत का जो इतिहास है वो बहुत ही अधिक समृद्ध इतिहास है। इसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए जिनके आधार पर हम इसकी संरचनात्मकता का अध्ययन करेंगे। तो भारतीय इतिहास को हम 3 हिस्सों में बांटकर देखते हैं। भारत का प्राचीन इतिहास कि प्राचीन समय में लोग कैसे थे, क्या भाषा बोलते थे, क्या जाति थी, किस तरह से रहते थे, क्या उनका व्यवसाय था, क्या उनका खान पान था आदि हम प्राचीन इतिहास में देखेंगे। मध्यकाल में उसमें क्या क्या परिवर्तन आए, किस किस का शासन हुआ, किस किस के युद्ध हुए, स्त्रियों की स्थिति क्या थी, शिक्षा कैसी थी, ये सब हम इसके मध्यकाल में पढ़ते हैं। और तीसरा आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल मतलब वर्तमान काल में, कि हमारे आधुनिक काल में जो हमने प्रवेश किया उसका माध्यम क्या था, किस आधार पर हम आधुनिक काल में हमने प्रवेश किया और आधुनिक काल कब शुरू हुआ और आज तक उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए और किस किस आधार पर परिवर्तन हुए। तो बच्चों, ये प्राचीन इतिहास और जो मध्यकाल इतिहास है ये तो हम 6 to 8 9 तक पढ़ते ही चले आते हैं। आज हम आधुनिक काल की इस संरचनात्मक परिवर्तन में आधुनिक काल की चर्चा करेंगे। इसमें हम ये देखेंगे कि हमने आधुनिक काल में प्रवेश कैसे किया। आधुनिक काल में प्रवेश का जो श्रेय है वो किसको जाता है? अंग्रेजों को जाता है। क्योंकि जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे, 1600 ईस्वी में अंग्रेज यहाँ पर व्यापार करने आए थे, लेकिन यहाँ की कमजोरियों को देखते हुए उन्होंने यहाँ पर भारत की कमजोरी को देखते हुए उन्होंने भारत को अपना उपनिवेश बना लिया था। वे भारत के लोगों पर अत्याचार करते थे, उनके साथ भेदभाव भी करते थे। लेकिन ये सब जानते हुए भी, ये सब देखते हुए भी जो आधुनिक काल की देन है ये औपनिवेशिक काल की ही देन है। आधुनिक काल की देन किसकी देन है? औपनिवेशिक काल की ही देन है। तो औपनिवेशिक काल किस काल को कहते हैं? औपनिवेशिक काल वो काल होता है जिसमें हम अंग्रेजों के गुलाम थे। औपनिवेशिक काल में हम किसके गुलाम थे? अंग्रेजों के गुलाम थे। अंग्रेजों की काल की बहुत सारी चीज़ें हमने आज भी अपना रखी हैं। जो व्यवस्था परिवर्तन उन्होंने अपने समय में किया था वो व्यवस्था परिवर्तन को हम आज भी अपनाए हुए हैं। जैसे जो संसदीय व्यवस्था है यह अंग्रेजों के काल से आई। अंग्रेजी शिक्षा भी उन्होंने प्रारंभ की, पूंजीवादी व्यवस्था भी उन्होंने प्रारंभ की। जो स्कूलों में नेक टाई लगाई जाती है वो भी उन्हीं के समय में शुरू हुई। सड़क पर जो हम बाईं ओर चलते हैं ये नियम भी अंग्रेजों ने बनाया। सड़क के किनारे जो रेहड़ी पटरी लगती है ये भी अंग्रेजों के शासनकाल से ही चली। एक कंपनी है जिसमें एक बिस्किट है जिसका नाम ब्रिटानिया कंपनी, ये भी, इसका नाम भी ब्रिटेन से ही जुड़ा हुआ है। तो अंग्रेज जब हमारे यहाँ पर शासन करते थे तो उस समय में जो जो परिवर्तन हुए, जो जो व्यवस्था उन्होंने यहाँ पर बनाई, उसमें से बहुत सारी व्यवस्थाओं को हम आज भी अपनाते हैं। अब आपका आता है
उपनिवेशवाद काल। उपनिवेशवाद मैंने आपको पहले भी समझाया है कि उपनिवेश क्या होता है। एक बार दोबारा मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि जब कोई ताकतवर देश किसी दूसरे देश पर, दूसरा देश कौन सा होता है? जो आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर होता है, जिसके पास अपना विकास करने के लिए कोई माध्यम नहीं होता है। तो ऐसे देश आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं और जो ताकतवर देश होते हैं, जिनके पास बहुत पैसा होता है, मशीनीकरण होता है, वो उन पर अपना कब्जा स्थापित कर लेते हैं। तो उन्हें उपनिवेश कहा जाता है। भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था, क्योंकि जो ब्रिटेन के लोग थे, अंग्रेजों जो लोग थे, वो भारत से व्यापार करते थे। उपनिवेशवाद से भारत में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन किए, क्योंकि जब अंग्रेजों का शासन था तो उन्होंने अपने अनुसार यहाँ पर राजनीतिक व्यवस्था बनाई, अपने अनुसार उन्होंने सामाजिक व्यवस्था बनाई और अपने अनुसार ही उन्होंने आर्थिक व्यवस्था बनाई, क्योंकि जैसा उनका मन करता था वो वैसा ही लोगों को काम देते थे, उतना ही उनको पैसा देते थे, उनका शोषण भी करते थे, अधिक काम के बदले कम पैसा देते थे और बहुत से उन्होंने राजनीतिक परिवर्तन भी यहाँ पर किए। अपने कानून बनाए, अपने नियम बनाए, अपने अनुसार व्यवस्था बनाई। तो इस तरह से जो अंग्रेज़ लोग थे, उन्होंने भारत में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विभिन्न प्रकार के परिवर्तन किए। इसी काल में औद्योगिकरण और नगरीकरण भी आया। औद्योगिकरण किसको कहते हैं? औद्योगिकरण से अभिप्राय उस प्रक्रिया से होता है जिसमें हाथ द्वारा वस्तुओं का उत्पादन शक्ति चालित यंत्रों द्वारा उत्पादन में बदल जाता है। तो औद्योगिकरण का इससे स्पष्ट है कि नए नए उद्योगों की स्थापना करना। जब यहाँ अंग्रेज लोग आए थे, उस समय भारत देश के जो लोग थे वो क्या करते थे? वो घरों पर काम करते थे, छोटे छोटे उद्योग करते थे जो उनके घर में ही खुले होते थे, हाथों से काम करते थे। हथकरघा उद्योग, जिनको कुटीर उद्योग कहते हैं, वो प्रचलित थे। जैसे डब्बे बनाना, दिया सलाई बनाना, सूत काटना, कपड़े बनाना, ये सब काम लोग कैसे करते थे? ये सब काम लोग अपने घरों में ही करते थे। लेकिन जो अंग्रेज लोग आए, उन्होंने इस व्यवस्था को परिवर्तित कर दिया, उन्होंने उद्योग लगाने शुरू करे। जब अंग्रेजों ने उद्योग लगाए तो क्या हुआ? लोग जो घरों में काम करते थे, कुटीर जो उद्योग थे उनके, वो बंद होने की कगार पर आ गए, क्योंकि अंग्रेज लोग ये चाहते थे कि जो भी व्यापार किया जाए, जो भी उद्योग लगाए जाएं, जो भी काम किया जाए, उसका अधिक से अधिक लाभ हमें प्राप्त हो। तो उन्होंने इसी उद्देश्य से नए नए उद्योग लगाए, उनका उत्पादन बढ़ाया और उनका व्यापार किया। अंग्रेज लोग इतने तेज थे कि वो भारत से ही कच्चा माल लेते थे और अपने देश भेजकर वहाँ से उसको पक्का माल बनाते थे और वापस लाकर भारत देश में ही उसको बेच देते थे, क्योंकि भारत के लोगों को वो कुछ नहीं समझते थे। वो इन पर शासन करते थे, अपनी व्यवस्था, अपना कानून था। भारत वैसे ही उनका उपनिवेश था। क्यों? क्योंकि सारी यहीं से उसका अंग्रेजों का व्यापार होता था। तो जो भी कच्चा माल था सारा वो यहाँ से लेकर अपने देश में भेजते थे, वहाँ से पक्का माल बनाकर यहाँ पर बेचते थे। तो ये था औद्योगिकरण। लेकिन अब अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो आज हमारे देश में औद्योगिकरण को आज तक अपनाया गया है। आज भी हमारे यहाँ कोई कुटीर उद्योग धंधे नहीं हैं। सारे कुटीर उद्योग धंधे बंद हैं। मशीनों से काम होता है। बहुत से मजदूर बेरोजगार हो गए जो घरों में काम करते थे, जो डब्बे बनाते थे, दिया सलाई बनाते थे, सूत काटते थे, वो सब अब किससे होने लगा? मशीनों से होने लगा। जो लोग थे वो आधुनिक युग में प्रवेश कर गए। जो व्यवस्था अंग्रेजों ने बनाई थी वो वर्तमान समय में आज तक भी हमारे देश में चल रही है। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका इसमें आता है नगरीकरण। नगरीकरण का अर्थ होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन करना, और उस पलायन का उद्देश्य होता है, नगरीकरण का अर्थ है अपने पैतृक स्थान को छोड़कर रोजगार के लिए नगरों की ओर पलायन करना। पैतृक स्थान मतलब जहाँ पर उसका जन्म हुआ है, जहाँ पर उसका घर है, जहाँ पर वो बचपन से रहता आ रहा है, वहाँ से छोड़कर वो नगरों की ओर पलायन करना नगरीकरण कहलाता है। तो ये नगरीकरण भी अंग्रेजों के समय में
प्रारंभ हो गया था, क्योंकि जहाँ जहाँ भी अंग्रेज़ लोगों ने अपने उद्योग लगाए थे वो वहाँ पर भारतीय लोगों को ले जाते थे, वहाँ पर उनसे मजदूरी करवाते थे। जैसे आज के समय का जो झारखंड है, यहाँ के लोग कहाँ चले गए? असम में मजदूरी करने चले जाते थे। क्यों कर जाते थे असम में? क्योंकि वहाँ पर चाय के बागान थे। अंग्रेज़ लोग इनको ले जाते थे। अंग्रेज़ लोग तो भारतीय मजदूरों को, जो थोड़े से ज़्यादा मेहनती होते थे, अच्छा काम करते थे, उन लोगों को उन्होंने एशिया भी भेजा, अफ्रीका भी भेजा, अमेरिका भी भेजा। और उस समय जो आने जाने के साधन थे वो इतने समृद्ध नहीं थे। उस समय पानी के जहाज़ों से ही मज़दूरों को लाया और ले जाया जाता था। मज़दूरों के साथ अंग्रेज़ों के द्वारा अत्याचार किया जाता था, उन्हें मारा जाता था, उन्हें पीटा जाता था। उनको जितना काम उनसे लिया जाता था उसके बदले में उनको उतना पैसा भी नहीं दिया जाता था। लेकिन भारतीय लोग मजबूर थे, वो तब भी काम करते थे, तब भी वो काम करने के लिए चले जाते थे, क्योंकि अंग्रेज़ों ने भारतीय लोगों के सारे काम ख़त्म कर दिए थे। जो भी उनके कुटीर उद्योग थे, जो भी वो घर पर बैठकर काम करते थे या छोटे मोटे उद्योगों में जो काम करते थे, वो सब उन्होंने बड़े बड़े उद्योग लगाकर समाप्त कर दिए। और जहाँ जहाँ भी उन्होंने उद्योग खोले, पानी के जहाज़ों में बिठाकर वहाँ वो भारतीय मज़दूरों को ले गए। बहुत से लोग तो आज भी ऐसे हैं जो कि वहाँ से वापस ही नहीं आए हैं, वो वहीं पर रहते हैं और वो भारतीय मूल के माने जाते हैं कि उनका मूल निवास स्थान कहाँ था? भारतीय। लेकिन जब नगरीकरण हुआ तब वो पलायन कर गए थे और वहीं पर रहने लगे थे, वो वापस नहीं आए। तो ये नगरीकरण की व्यवस्था जो कि अंग्रेज़ों के द्वारा चलाई गई थी, आज वर्तमान समय में भी ये विकराल रूप में पाई जाती है। मजदूर आज भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर काम करने के लिए पलायन कर रहा है, जिसका बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है, क्योंकि इससे संयुक्त परिवार टूट रहे हैं, परिवारों का माहौल ख़राब हो रहा है। जहाँ नगरों में जाते हैं वहाँ पर प्रदूषण हो रहा है, रहने की मुश्किल हो रही है। तो ये जो नगरीकरण आज हम देखते हैं, जो अंग्रेज़ों की चलाई हुई व्यवस्था थी, वो आज भी हमने अपना रखी है। इसके बाद आपका आता है पूंजीवाद। पूंजीवाद क्या होता है? पूंजीवाद में जो भी उत्पादन के साधन होते हैं उस पर किसका अधिकार होता है? उस पर निजी व्यक्ति का अधिकार होता है। एक समाजवादी व्यवस्था होती है, उस पर सरकार का अधिकार होता है, और जो पूंजीवादी व्यवस्था होती है इसमें व्यक्ति विशेष का लाभ होता है। तो इसमें जब पूंजीवादी व्यवस्था जो अंग्रेज़ों ने चलाई थी, इसीलिए चलाई थी कि अधिक से अधिक वो लाभ कमा सकें, अधिक से अधिक वो व्यापार कर सकें, अधिक से अधिक लाभ कमा सकें। इसी को ध्यान में रखते हुए यही उद्देश्य जो था अंग्रेज़ लोगों का था, उन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाया था। और यही पूंजीवादी व्यवस्था आज भी हमारे भारत देश में चल रही है। तो बच्चों, ये था हमारा जो मैंने आपको नाम बताया, संरचनात्मक परिवर्तन। तो कैसे धीरे धीरे हमारी संरचना में परिवर्तन आया, कैसे अंग्रेज़ लोग आए, उन्होंने यहाँ पर शासन किया, कैसे उन्होंने व्यापार की व्यवस्था को बदला, कैसे उन्होंने उद्योग की व्यवस्था को बदला, कैसे उन्होंने भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की। अंग्रेजी शिक्षा उन्होंने प्रारंभ की क्योंकि वो चाहते थे कि अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा मिले। जितना अंग्रेजी सीखेंगे उतने ही भारतीय लोग हमारे काम कर सकेंगे, क्योंकि अंग्रेजी भाषा उनका काम करने का माध्यम था। वो हिंदी भाषा को नहीं समझते थे, तो उन्होंने अंग्रेजी पढ़ाना शुरू किया, जो आज भी हमारे लिए हमारी प्रतिष्ठा का विषय है कि अगर जिसको अंग्रेजी नहीं आती तो आज उसको नौकरी भी नहीं मिलती। ये बहुत एक शर्म की बात भी है कि भारत में ऐसी व्यवस्था है कि जिसको इंग्लिश नहीं आती उसको नौकरी नहीं मिलती। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो हैं, ये सारी व्यवस्थाएं अंग्रेज़ों के द्वारा शुरू की गई। धीरे धीरे होते हुए ये संरचनात्मक परिवर्तन आए, और ये जो संरचनात्मक परिवर्तन है ये आज तक हमारे भारत में अपनाए गए हैं। तो बच्चों, ये संरचनात्मक परिवर्तन थे। अब आप देख लीजिएगा, जो मैंने चैप्टर भेजा है उसको रीड आउट कर लो, इसको पढ़ लो, और उसके बाद भी अगर आपको कुछ चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप मुझसे पूछ लीजिए। धन्यवाद।